चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मॉडल पेपर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इन पेपरों को आप ध्यान से देखिए, एक भी मॉडल पेपर आप मिस मत करिए, नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हो। समझ लीजिए कि जो मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर रहा है 100% उसका सिलेक्शन पक्का है, कंफर्म है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए मॉडल पेपर नंबर 6 शुरू करते हैं। पहले मानसिक योग्यता देखेंगे, फिर गणित देखेंगे, उसके बाद फिर हिंदी। तो चलिए, मानसिक योग्यता का पहला प्रश्न आपके सामने है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। थोड़ा सा कम सफ़ा दिखाई दे रहा है क्या जी? थोड़ा सा क्वालिटी और हाई करनी पड़ेगी। बताइए इसमें समस्या आकृति में कौन सा विकल्प सही होगा। थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये मॉडल पेपर रिवीजन में चलता है और इसको जल्दी से बताने की आप कोशिश करेंगे। एक हिसाब से आप मानिए कि प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अगर हम पहला ऑप्शन भर दें तो ये पूरी तरह फिल हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप अपलोड कर लेंगे, जिससे आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। अगर मान लो इसमें देखने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, बाकी अभी और क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से दिखाई देंगे। इसको थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ ये अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए भाई, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये तो बिल्कुल आपको आसानी से दिख रहा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोनों समान है तो ये भी ऐसे होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं भाग सेकंड में। भाग सेकंड में ये तो आपको दिख रहा होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में तो इस बार ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। चलो भाई 7 का विकल्प यहाँ है, लेकिन अब कैसे जाने, चलिए बता देते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बाकी देख लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 कहाँ है, ये रहा। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका अगर हम ध्यान से देखें तो 9 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए 10 में कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो सेम कैसे आएगा आपका। 10 में यम तो वही रहता, बदलता नहीं है, 10 का सी होगा। ठीक, चलिए 11 में क्वेश्चन नंबर 11 बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 देखिए और बताइए। 12 क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो इस बार इसके भी एक टांग ऐसी होगी, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 13 अरे जायद। तो 13 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कौन सा सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए, 15 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर, 16 में क्या होगा। 16 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भाग 5 में।
वही वाला खोले ही कि पता लग दूसर खोले ही यार। सही है। चलिए भाई बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ 17 में बताइए कौन सा सही होगा। 17 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, 18 में तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन हाईलाइट ज़्यादा हो गया, दिखाई कम दे रहा है। 19 में देखिए दोस्त, 19 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 20 में बताइए, ये तो आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं 21 में देखिए, 21 में अच्छा नीचे भी है, ये है 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में बताइए, तो ये कागज़ मोड़ने वाला है, जानते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखते हैं 22 यहाँ पर देखिए खुलेगा तो कैसे बनेगा, ये है इसका उत्तर, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है लगता है। 22 में कैसे क्वेश्चन इस बार लिया गया है। 22 में आपका बी ऑप्शन। 23 में आपका कौन सा सही होगा? 23 में ये होगा। चलिए इसका PDF मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। 24 में आपका क्या होगा, ये तो आपको दिख रहा होगा। 24 में आपका डी ऑप्शन सही है। नहीं दिख रहा आप परेशान मत होइए, बस आप देखते रहिए कि इसका उत्तर क्या हो रहा है। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा, जिससे आप PDF से देख कर करेंगे और अपने उत्तर को मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखें तो 25 में आपका कौन सा होगा? जुड़ने के बाद बी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में आपका कौन सा होगा? 26 में सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, 27 में हम ध्यान से देखें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 में बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलो भाई अब बढ़िया दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका ये कैसे है भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, 30 में आपका कौन होगा? 30 में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 31 बताइए, 31 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 में देखिए, 32 में अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसे बना है। 32 में बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 में देखिए, 33 में कौन सा उत्तर सही होगा? 33 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 में भी आपका डी ऑप्शन राइट होगा। 35 में जल्दी से बताइए, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 में अगर हम ध्यान से देखें तो 36 में आपका कौन सा उत्तर सही होगा? 36 में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 37 देखते हैं। 37 बताइए, 37 में अगर हम ध्यान दें तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 38 में बताइए भाई, 38 सेम ऐसे कहाँ? 38 का आपको सीधा दिखाई रहेगा डी ऑप्शन। 39 में बताइए, एकदम सेम यही कहाँ है? बी ऑप्शन। फिर उसके बाद 40 नंबर 40 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर आपके 40 रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त हुए। इसके बाद हम खंड सेकंड में पहुँच गए, गणित। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बताओ, एक व्यक्ति ने एक पुरानी कार 30,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये व्यय कर दिए। यदि उसने पुरानी कार 34,000 में बेची तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए 30,000 की खरीदी पुरानी कार, 10,000 खर्चा भी कर दिया, मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 40,000। अब 40,000 की खरीदा उन्होंने और उसके बाद 34,000 की बेच दिया, तो मतलब कि 6,000 रुपये का क्या हुआ? हानि हुआ। तो यहाँ हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि 6,000 बटे क्रय मूल्य कितना हो गया? 40,000। ठीक है, इंटू
100% इंटू 100%, आप जानते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो समाप्त, 4 से काटेंगे ये 15 बार जाएगा, 15 चौको 60, यानी कितने परसेंट की हानि हुई? 15% की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? 42 नंबर। चलो भाई, तो अगर हम इसका 100 में 1000 है, अगर हम इसका 1000 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? देखो 3 7 5 0 0 0 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 0, कितने के बाद पॉइंट है यहाँ पर? 4, तो 3 1 4, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। किस में आ रहा है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद इन्होंने पूरा अंक दिया ही नहीं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और किसी में ऐसा नहीं दिया है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। 20 और 25 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं? सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि इसका HCF क्या होगा? तो पहला नंबर देखिए 1, उसके बाद किससे कटेगा? और 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 पचम 25, और किसी से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 44 नंबर। बताइए इसका योग क्या होगा? तो ये आप कर लेंगे, इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है एक टोकरी में कई प्रकार के फल निम्न पिक्टोग्राफ में दर्शाए गए हैं। अगर एक बॉक्स पूरा काला होगा तो उसका मतलब 10 फल है। ठीक है, उसका मतलब कितना है? 10 फल। तो केला देखिए इसमें कितना? 3 3 3 2 5 2 7 है। तो अगर हम केला को गिने तो केला कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70, क्योंकि एक फल के बराबर एक बॉक्स है, तो उसका मतलब 10 है, तो 7 है, 10 सत्ते 70 केला हो गए। उसके बाद सेब देखेंगे 3 3 6 6 2 8, तो कितना हो जाएगा? इसमें सेब जो है 80 हो जाएगा। ठीक, और अमरूद 10 चौक 40 हो जाएगा, और पपीता कितना है? 3 3 6 3 9, तो 10 9 90 हो जाएगा, और संतरा कितना है? 10 दूनी 20। तो इसमें कह रहा है कि कितने फल 50 से अधिक है? 50 से अधिक कौन कौन है? 1 फल, 2 फल और 3 फल। ठीक है, मतलब केला है और सेब है और क्या है, और आपका पपीता जो है ये 50 से अधिक है। ठीक है, बाकी सब कम, क्या बाकी सब जो फल हैं वो 50 से कम है, तो इसलिए केवल कितने फल हुए? 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा जो 50 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है यदि टी को 45 अंश के कोण पर दक्षिणावर्त दिशा में एक बार घुमाया जाए तो कौन सा चित्र बनेगा? एक बार दिमाग लगाइए कि अगर टी है, इसको 45 डिग्री पे घुमाया जाएगा, 45 डिग्री पे घुमाया जाएगा। 45 डिग्री कब बनता है? ये यहाँ तक बनता है ना, ऐसे 45, ये टोटल 90 होता है, इसका आधा क्या होगा? 45 होगा। ठीक है, अब 45 कब बनेगा? एक ऐसा टी है, जब इसको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा आपका? ऐसा कौन सा है? इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 45 का मतलब ये है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में बताइए, कह रहा है कि एक घन की कोर 2 सेंटीमीटर है, 2 घनों को सटा कर रखा जाए तो घनाभ का आयतन क्या है? जब जानते हो कि 2 घन को सटा कर रखेंगे तो घन की लंबाई बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए एक घन ये है, मान लीजिए एक घन ऐसा बना है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से नहीं बन पा रहा है। मान लीजिए कि घन ऐसा, 2 घन मान लीजिए सटाकर ऐसे रखे जाएंगे, जब 2 घन सटाकर यहाँ पर रखे जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, मान लीजिए 1 2 है प्लस 2, ये बढ़ेगी 4 हो जाएगी, बाकी इसकी ऊंचाई 2 ही रहेगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 2 ही रहेगी। तो केवल लंबाई अकेले बढ़ेगी, बाकी सब वही रहेगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो जाएगी? इसमें लंबाई 4 है, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों सेम ही रहेगी, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप की सवाल मैंने एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम में कराया है, और इस पे टाइप बताया आपको, लगभग इस पे 3 सवालें मिल जाएंगी। आपके प्रयास कीजिए में भी है, और आपके विगत वर्षों में भी ऐसे सवाल है, और आपके विगत वर्षों की पहली सवाल उसमें लिखा है 10 सेंटीमीटर घन वाले भुजा को 2 ठोस घनों के साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा? तो सेम उसमें है, उसका उत्तर 2000 आ रहा है। ठीक है, और आपके
उदाहरण में भी एक सवाल ऐसे है और एक सवाल घन वाले में भी है, तो लगभग 3 सवाल आपके किताब में ही मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसमें कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, यदि तार की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो लंबाई क्या है। अब देखिए 32 मीटर लंबा तार है और उससे क्या बनाया जाता है, एक आयत बनाया जाता है। ठीक है, आयत बनाया जाता है। तो कह रहा है कि यदि तार की लंबाई जो है 8 मीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो तो लंबाई क्या है। मान लीजिए ये 32 मीटर लंबा तार है, तो इससे क्या बनाया गया, ऐसे ऐसे घुमा के एक आयत बनाया गया। तो ये कितना है, 32 मीटर। ठीक है, इसका जो परिमाप होगा वो 32 मीटर होगा। अब इसमें जो चौड़ाई दिया है कि मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है, 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि लंबाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू यल प्लस बी। 2 इंटू यल प्लस बी, बी मतलब क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, 8, और टोटल कितना है, 32 है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, बटे में इधर आएगा तो बचेगा 16। अब 8 प्लस में इधर आएगा, घटेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि लंबाई बराबर कितना हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 30 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 6 बेंचें हैं, एक बेंच पर 3 खाने बने हो तो कुल खानों की संख्या क्या है। बताइए कि एक स्कूल में टोटल कितने कमरे हैं, 30 कमरे हैं। ठीक है, 30 कमरे हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एक कमरे में 6 बेंचें हैं, 6 बेंच हो गई। अब प्रत्येक में 3 खाने भी बने हैं, तो 3 खाने गुणा करिए, 3 छंग 18 त्रिक्का 54, यानी 540। कितना होगा, 540। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक टॉफी का भार 10 ग्राम है, अनिल के पास कुल टॉफियों का भार 8 किलोग्राम है, तो अनिल के पास कितनी टॉफियाँ हैं, बताओ। मतलब एक टॉफी जो है वो 10 ग्राम की है। एक टॉफी कितने ग्राम की है, 10 ग्राम की। उसके बाद अनिल के पास जो है 8 किलोग्राम है। 8 किलोग्राम बहुत होता है भाई। तो कह रहा है कि अनिल के पास कितनी टॉफियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हो कि जो एक टॉफी का भार दिया है, अगर हम देखें उसको, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको करते हैं। 8 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 8000 ग्राम। और एक टॉफी को कितना दिया है, 10 ग्राम, तो भाग कर दीजिए, कितना बचा, 800। तो यही क्या हो गया उत्तर, उसके पास कितनी टॉफियाँ हैं, 800। ठीक है, मतलब कि 8 किलोग्राम को बदल लिए ग्राम में और यहाँ पर 10 से भाग कर दिए, पता चल जाएगा। इसी टाइप की आपके एग्जाम में और काफ़ी सवाल आई थी। और एक बार आपके किसी प्रैक्टिस सेट में मैंने इस तरह की सवाल बताया है उसमें, और नारंगी वाली सवाल या फिर ऐसे कुछ थी आपके परसेंटेज चैप्टर में। किसी भी चैप्टर में ऐसे सवाल है कि उसमें है 1 किलोग्राम टमाटर के भार में परसेंटेज में है इतना पानी है, तो बताइए टमाटर का भार। तो सेम ऐसे सवाल थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है कि 87.5 मीटर लंबे तथा 0.8 मीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए 87.5 मीटर लंबे तथा 0.8 मीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई 87.5 है इंटू चौड़ाई 0.8 है। तो इसको गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करिए देखिए, 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60, 8 64, 6 70। यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट, इसमें भी हो जाएगा, 70 वर्ग मीटर आएगा। तो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर है, 70 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कह रहा है एक पंखे को 380 पर बेचने पर एक दुकानदार को 140 रुपये की हानि होती है। 180 रुपये का लाभ कमाने के लिए पंखे को कितने में बेचना चाहिए। एक बार ट्राई करिए कि एक पंखा है, उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो तो हमें नहीं पता। कह रहा है कि एक 380 में बेचने पर 140 की हानि होती है। तो अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो 380 प्लस जो हानि है उसको जोड़ेंगे, तभी जाके हमें पता चलेगा कि इतने खरीदा था। तो टोटल कितना हो जाएगा, 520 रुपये का खरीदा था। अब चाहता है कि उसे 180 रुपये लाभ हो, तो 180 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, 0 8 2 10 5 1 6 700। ठीक है, तो कितने में बेचेगा, वो 700 में बेचेगा। समझे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है सरल करने पर क्या होगा, ये सब खुद करेंगे। स्थानीय मान जाने दीजिए, वैसे भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, छोटी मोटी सवाल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रभाकर ने एक झोपड़ी का चित्र 11:55 AM पर शुरू किया और 10:55 है भाई,
और 11:05 PM पर पूरा किया। चित्र बनाने में उसे कितना समय लगा? 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट? बताओ बताओ इसका उत्तर क्या होगा। देखो 11:05 पर बंद कर दिया, 10:55 पे शुरू किया, तो 10:55 से हम जोड़ें तो 5 मिनट और हो जाएगा यहाँ, तो 11 बज जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 11:05 तक ही किया, तो मतलब टोटल 10 ही मिनट तो हुआ, 10 ही मिनट तो हुआ। ठीक, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 31/10, अच्छा 31/10,000 को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर 10,000 कब आया होगा? 4 जीरो कब आया होगा? जब ऊपर 4 अंक के बाद पॉइंट रहा होगा, ठीक, तभी नीचे इतना जीरो आया होगा। तो ये होगा इसका उत्तर। किस में आ रहा है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है एक कमरे में 24 पंक्तियां हैं, इस प्रत्येक पंक्ति में 312 कुर्सियां हैं, कमरे में कुल कितनी कुर्सियां हैं? बताइए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 24 गुणे 312 करें, क्योंकि एक कमरे में 24 पंक्तियां, 312 कुर्सियां, दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 7488। आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 24,09,36 को कैसे लिखा जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है दो संख्याओं गुणनफल 500 है, यदि एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? जब गुणनफल देगा तो आपको पता होगा कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या, यानी 500 बटा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको काटिए 0 से 0, 2 दूनी 5, ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 25। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा? अगर कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 3, ये लगातार विषम संख्या, अगर इसका एचसीएफ करें तो 2 1 9 2, 1 1 2 के 2, तो एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा ना? ये होगा ना? गलत, ये होगा ऑप्शन नंबर जो भी हो कहाँ है? डी 1 राइट होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा ये, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। अब हम पहुंच गए भाषा यानी खंड 3 पर। तो चलिए भाई अब मज़ा आने वाली है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओहो हो, एक बार पढ़िए आप, अनुच्छेद नंबर 1 शुरू करिए, थोड़ा सा पढ़िए, देखिए क्या दिया है इसमें। चलो भाई, प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य के मध्य पुस्तकीय ज्ञान देने और बदले में शिक्षण शुल्क लेने का मात्र व्यवहारिक संबंध नहीं था, अपितु गुरु शिष्य को पुत्रवत देखता था तथा शिष्य भी गुरु के प्रति पितृ तुल्य श्रद्धा और विश्वास रखता था। परंतु अब की शिक्षा पूर्णतया दूषित हो गई है, गुरु शिष्य संबंध विकृत हो गए हैं। यदि गुरु शिष्य को गलत कार्य करने से या परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने से रोकते हैं तो शिष्य उनका आदर नहीं करते। बहुत खराब है भाई बच्चे, देख रहे हो, वरन कुद्र हो उठते हैं। इसके मूल में नैतिक शिक्षा तथा चरित्र गठन का अभाव ही है, जिससे चारों तरफ दूषित दलबंदी पनप रही है। इसके लिए शिक्षक वर्ग भी उत्तरदायी है। अच्छा, मास्टर भी है, हाँ भाई, क्योंकि उसका नैतिक प्रभाव क्षीण होता जा रहा है। शिष्य के सामने वह कोई आदर्श रखने में असमर्थ सिद्ध होता है, अतः अब का छात्र भटकता दिखाई देता है। क्या बात कही है भाई, गजब चीज़ है। 61 नंबर, इसमें बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। समझिए, प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य के मध्य पुस्तकीय ज्ञान देने के बदले में शिक्षण गुरु शुल्क लेने का मात्र व्यापारिक संबंध नहीं था, व्यवहारिक संबंध था, जीविका का साधन था, धन कमाने का साधन था। तो अगर आप पढ़े लिखे समझदार हो गए तो व्यापारिक संबंध नहीं था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि व्यापारिक संबंध, ऐसा कोई भी संबंध नहीं था, ना तो वो कोई व्यापार रखते थे, ना तो जीविका का साधन था, ना तो धन कमाने का साधन था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं।
चलो भाई बताओ, गुरु शिष्य को किस रूप में देखता था? नौकर रूप में, पुत्र रूप में, मित्र रूप में, शत्रु रूप में? पुत्र रूप में, ठीक जानते हो। नौकर के रूप में तो बिल्कुल नहीं, अदा कदापि नहीं। मित्र के रूप में भी नहीं, शत्रु के रूप में, दुश्मन तो हो ही नहीं सकता। वीडियो को लाइक कोई करते रहिए तो मज़ा आए। शिष्य और गुरु के बीच कैसे संबंध थे? पितृतुल्य, श्रद्धा, विश्वास, ये सभी। अब भाई सभी चीज़ होगा तभी तो जाके काम अच्छा बनेगा। तो 63 का डी ऑप्शन सही होगा। पितृतुल्य भी होगा, श्रद्धा भी होगा, विश्वास भी होगा, तभी जाके ये सभी काम बने होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। 64। अगर गुरु शिष्य को परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने से रोकते हैं तो शिष्य का क्या बर्ताव होता है? कि रोका कैसे आपने? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, गुरु से गुस्सा हो जाते हैं, गुरु की मार पीट करते हैं, कक्षा में पढ़ने नहीं जाते हैं, गुरु से बोलना छोड़ देते हैं। ऑप्शन तो अगर एक ऑप्शन और होता ये सभी तो बढ़िया होता, लेकिन अगर इसका उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। गुरु से गुस्सा हो जाते हैं कि हमको नकल नहीं करने दिए, ऐसा ऐसा। अगर इंटरनेट लाए होते तो आज कोई क्वेश्चन गलत ना होता ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 65। नैतिक शिक्षा तथा चरित्र गठन के अभाव से चारों तरफ दूषित दलबंदी पनप रही है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग, समाज, परिवार? अच्छा, कौन होगा भाई? शिक्षक वर्ग होंगे और का। यही अगर सलाह सही देते तो लड़कियां काहे खराब होता। तो चलो भाई, हम भी शिक्षक हैं लेकिन आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं। कुछ कुछ होते हैं, सभी शिक्षक अच्छे होते हैं। आगे चलिए, अनुच्छेद नंबर 2 पढ़िए भाई, मजा आ रही है। बिजली वर्तमान विज्ञान की अति आवश्यक और सबसे लाभदायक आविष्कार है। इसने अनेक आश्चर्यजनक बातें की और अनेक असंभव चीज़ों को संभव करके दिखा दिया। इसके द्वारा लंबे मार्ग छोटे हो गए और रात्रि का अंधकार दिन के उजाले में बदल जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह प्रयुक्त होती है। जाड़ों में गर्मी व गर्मी में ठंडक इसकी बदौलत संभव हो गई। बात तो सही है, विज्ञान तो बहुत कुछ किया है भाई। जरा बटन दबाइए और बिजली के चमत्कार देखिए। आप सुबह चाय पीने के आदी हैं पर अंगीठी जलाना मुश्किल काम है। आपका बावर्ची बिजली का इस्तेमाल जानता है। उसने चट बिजली का हीटर लगाया और 3 मिनट में पानी खौलने लगा। आपकी चाय तैयार हो गई। हजामत के लिए गर्म पानी तैयार है। कहीं कहीं तो उस तरह भी बिजली से चलता है। दफ्तर से दिन भर काम करके आप लौटे हैं और अपना दिल खुश करना चाहते हैं। रेडियो का बटन घुमाइए और तरह तरह के मीठे गाने आपकी सेवा में हाजिर हैं। दुनिया के दूर दूर के देशों की ताज़ा खबरें आप सुन सकते हैं। बिजली का सबसे आश्चर्यजनक आविष्कार टेलीविज़न है। इससे दूरस्थ देशों के मनुष्यों से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। आजकल यह काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। टेलीफोन और तार जो अब हमारे दैनिक जीवन के आवश्यक अंग हैं, बिजली पर निर्भर है। बिजली से काम करने वाले को बिजली के बिना बड़ी असुविधा होती है। वही बड़ी जल्दी। चलो भाई, तो आप जानते हो कि असुविधा क्या होती है कि अगर कोई चीज़ चलता रहे बढ़िया से और लाइट चली जाए तो फिर बड़ी तेज़ गुस्सा लगती है ना। तो चलिए भाई देखते हैं, बिजली के द्वारा चलाई जाती है क्या क्या चलाई जाती है? बस, कार, रेलगाड़ी, साइकिल। तो लगभग अब तो सब संभव हो गया है, क्यों जी। लेकिन हम एक उत्तर मानेंगे रेलगाड़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चलती है। और बाकी इलेक्ट्रिक बस भी आ गई है, कार भी आ गई है, इलेक्ट्रिक साइकिल भी बन चुकी है। लेकिन अभी तक जो बिजली से चलती है वो रेलगाड़ी ज़्यादा ही चलती है, क्योंकि आप जानते हो ट्रेन देखते हो तो अब इंजन से बहुत कम चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। रात्रि का अंधकार उजाले में बदल जाता है। सूर्य से, बल्ब से, टेबल लैंप से, बिजली से? किससे? बिजली से होता है। बल्ब से तो थोड़ा बहुत दूर दिखाई देगा, लेकिन बिजली नहीं रहेगी तो बल्ब नहीं जलेगा। टेबल लैंप से, बिजली के बिना वो भी काम नहीं होता। मान लीजिए आपने बैटरी लगाया, लेकिन बैटरी भी चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस करते हैं बिजली के द्वारा चलित कूलर से, वर्षा से, ठंडे पानी से, कोको कोला पीने से? कोको कोला पीने में तो मज़ा आती है ना, कोको कोला। तो इसमें बिजली के द्वारा चलित कूलर से, क्योंकि कूलर की हवा भाई अलग है, उसमें गजब चीज़ें। एसी नहीं दिया क्या इसमें? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं।
बताइए, जल्दी पानी गर्म किया जाता है, किससे पानी जल्दी गर्म? धूप में रखेंगे जल्दी गर्म होगा ना, हीटर से, चूल्हे से, कोयले की अंगीठी से। तो हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो पावर लेगा वही जल्दी होगा, तो यानी हीटर सबसे ज़्यादा पावर खींचेगा और उसको लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जल्दी हीटर से पानी गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का सबसे आश्चर्यजनक आविष्कार क्या है? सबसे आश्चर्यजनक, टेलीविज़न, रेडियो, पंखा, हीटर। अब आप जान गए हो कि सबसे आश्चर्य टेलीविज़न ही होगा, क्योंकि टेलीविज़न है तो क्या संभव नहीं है। अनुच्छेद नंबर 3 पढ़ते हैं। बड़ी मज़ा आ रही है भाई, मज़ा आ रही तो लाइक वाइक करते रहिए, शेयर और कर दीजिए, शेयर मार दीजिए कोई बढ़िया। भारतीय संस्कृत सदैव संसार को दिशा देती रही है। हिंदी उंदी थोड़ा इधर उधर हो जाती है। सभ्यता की सीढ़ियों पर बिना सोचे समझे बढ़ने वाली जातियों के लिए एक समान धर्म खोज निकालना कोई सरल बात नहीं है। भारतीय मनीषियों ने समस्या को अनेक दृष्टियों से सुलझाने की चेष्टा की और इस संबंध में एक बात लक्ष्य की थी कि वह था अपने को अपने ही बंधनों में बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ वृत्तियां सभी प्राणियों में समान है, फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, प्रतिभा है, दूसरों के प्रति संवेदना है और सहानुभूति है। इन्हीं सद्गुणों को अपनाकर वह देवत्व की श्रेणी में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, संसार को दिशा देने वाली कौन है? हिंदी, भारतीय संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी। हम आप जानते हैं, हम आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदी ही हमारी होगी राष्ट्रभाषा, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहले के ज़माने में संस्कृत को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता, लेकिन अब संस्कृत बहुत कम लोग पढ़ते हैं और बहुत कम लोगों को समझ में आती है। पहले के ऋषि मुनि थे वही ये सब पढ़ते थे, नहीं तो संस्कृत हो जाती, लेकिन हिंदी ही ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन राइट होगा। भारतीय मनीषियों का क्या लक्ष्य था? ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, समस्या को अनेक दृष्टियों से सुलझाने की कोशिश करते थे या तप करते थे? तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि समस्या को अनेक दृष्टियों से सुलझाने की कोशिश करते थे। 73 नंबर बताइए, मनुष्य पशु से भिन्न है, समान है, अलग रहता, पास रहता है? जानते हो कि अलग है, भिन्न रहता है। मनुष्य में होती है प्रतिभा, संवेदना, सहानुभूति, ये सभी, तो सभी चीज होते हैं। देवत्व की श्रेणी में कौन आता है? मानव, शेर, बकरी, तोता। तोता की बकरी आती है भाई, शेर मानव, जानते हो मानव आता है। चलो अनुच्छेद नंबर 4 पढ़ते हैं, लास्ट है। महमूद गजनवी बहुत लूटा है भाई, बहुत लुटेरा है। अनुच्छेद 4, महमूद गजनवी बहुत वीर तथा न्यायप्रिय राजा था। कोई भी व्यक्ति हर समय उसके पास अपना कष्ट बताने जा सकता था। एक बार कुछ डाकुओं ने एक काफिला लूट लिया और एक नवयुवक व्यापारी को मार डाला। उस मृतक व्यापारी की बूढ़ी माँ ने राजा को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनाया। राजा ने बुढ़िया से कहा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वह स्थान गजनी से बहुत दूर है। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, यदि तुम अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों के राज्यों को क्यों जीतते हो? महमूद पर बुढ़िया की बात का बहुत प्रभाव पड़ा। उसने डाकुओं को पकड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा और बुढ़िया को बहुत सा धन दिया। बुढ़िया राजा को आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। गजब चीज़ है भाई। तो चलो बताओ, महमूद गजनवी कैसा राजा था? न्यायप्रिय, अन्यायी, दयावान, घमंडी? कौन सा होगा? घमंडी? न्यायप्रिय होगा। क्या होगा? न्यायप्रिय। नवयुवक व्यापारी को किसने मार डाला? किसने मारा भाई? राजा ने, बुढ़िया ने, नगरवासियों ने या डाकुओं ने? राजा ने तो बिल्कुल नहीं मारा, बुढ़िया तो बिल्कुल नहीं मार सकती, नगरवासियों ने नहीं मार सकता, डाकुओं ने मारा। चलो अगला देखते हैं। बताओ भाई, व्यापारी की बूढ़ी माँ ने राजा को किसका समाचार सुनाया? दुख, खुशी, मृत्यु? इनमें से कोई नहीं। खुशी? ना 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 ना। क्या होगा बताओ? 78 क्या होगा? मृत्यु का। किसका? कि उसके बेटे को मार डाला डाकुओं ने।
चलो भाई, यदि तुम अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते, यह कथन किसने कहा? डाकुओं ने कि बूढ़ी माँ ने कि सैनिकों ने, प्रजा ने? डाकुओं ने ना जी, गलत। बूढ़ी माँ ने। किसने? बूढ़ी माँ ने। 80, डाकुओं को पकड़ने के लिए कौन गया? बूढ़ी माँ, राजा, सैनिक, ये सभी? बूढ़ी माँ तो दौड़ते जा नहीं सकती, राजा भी नहीं जा सकता, ये सभी भी नहीं जा सकते, सैनिक जरूर जाएगा, तो सैनिक गया। तो दोस्त, उम्मीद है आपको गद्यांश पढ़ने में और पूरे मॉडल पेपर को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा। मिलते हैं किसी और मॉडल पेपर में। अगर पहला मॉडल पेपर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। लगातार आपके लिए मॉडल पेपर आएंगे, इसको पढ़िए, बहुत मज़ा आएगी और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।